5 जून शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो वी विल प्रोसीड फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जो आपको पूछा जा रहा है कि ये जो रिवॉल्यूशंस या फिर टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन जो आपका हुआ था, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि कौन सा फर्स्ट आया था, कौन सा लास्ट आया था. सो आपके पास ऑप्शंस है बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा जो है क्रोनोलॉजिकली पहले आया था एंड बाद में कौन सा आया था. सो वेरी क्लियर ऑप्शन इज दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपका सबसे पहले आया था. और आपको अगर लाइक इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर जो है वो सबसे लास्ट में आया था. ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले दिख रहा है दैट इज बी एंड सी एट द लास्ट. सी, लेट्स सी. yes, so this is your correct answer for option question number 1. so ये है आपका आंसर बी डी ए सी. ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है which one of the following statement about neo determinisms are correct. सो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है नियो डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड वो आपका करेक्ट है. बोला जा रहा है कि इट इज अ मिडिल पाथ बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. सो ये जो नियो डिटर्मिनिज्म है ये डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच में आता है बोला जा रहा है. उसके बाद बोला है कि नेदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर इज देयर अ कंडीशन फॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम. बोला जा रहा है कि आपके पास एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी का सिचुएशन भी नहीं है और आपके पास एब्सोल्यूट कंडीशन जो फ्रीडम जो है उसका भी आपका सिचुएशन नहीं है. तो ये उसके बीच में आता है. फिर बोला जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्क्यूर नेचर बाय कंट्रोलिंग इट थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमन जो है वो नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवेंचर. हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है, ठीक है, तरक्की की है, उससे हम क्या कर सकते हैं नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं. ये ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है. उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स दैट डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट. बोला जा रहा है कि आप पॉसिबल वेज ढूंढ सकते हैं जो आप नेचर से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं. बट वो पॉसिबल यूजेस आप पॉसिबिलिटीज आपको ऐसे क्रिएट करनी है ताकि जो आपका नेचर है, हम लोगों का एनवायरमेंट है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे. ठीक है, तो ये है आपका 4 ऑप्शंस एंड इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शंस होगा, ठीक है, तो फाइंड हियर इट इज आस्क्ड टू फाइंड टू चूज द करेक्ट आंसर. जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा पहला वाला जो है डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच में आता है नियो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट. और ये कॉन्सेप्ट आपका पुट फॉरवर्ड किया था ग्रिफिथ टेलर ने. दैट मीन्स क्या, डिटर्मिनिज्म मतलब क्या है कि वी आर टोटली डिटरमाइंड इन आवर एनवायरमेंट फॉर एवरीथिंग. ठीक है, हम लोग हमारे लाइक खाने पीने के लिए, रहने के लिए, फॉर एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर एनवायरमेंट. ठीक है, सो ये डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट है. पॉसिबिलिज्म मतलब हम लोग पूरी तरीके से एनवायरमेंट में डिटरमाइन नहीं करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. हम पॉसिबल वेज ढूंढ सकते हैं एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करके खुद को आगे लेके जाने के लिए. उसके वो आपका पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आ जाता है. और इसके बीच में जो आपका है वो आ जाता है आपका नियो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था. एक ट्रैफिक पुलिस का जो आपका सिग्नल्स होता है उसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज करके इन्होंने ये कंसेप्ट हम लोगों को समझाया था. ठीक है, सो यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी करेक्ट होगा. कि ये क्या बोलता है कि आपको ऐसा सिचुएशन, ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, ठीक है, ओके, देयर आप क्या करेंगे, आप पॉसिबिलिज्म को यूज करेंगे. ठीक है, और ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास कंप्लीटली फ्रीडम है, फिर भी आप पॉसिबिलिज्म को या फिर डिटर्मिनिज्म को यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पे बीच का जो कंसेप्ट होता है कि आपको एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है, हाँ, आपको फ्रीडम है और आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज रिसोर्सेज से अपने आप को चला सकते हैं. तो ऐसा एक जो कंसेप्ट होता है वो नियो डिटर्मिनिज्म में आता है कि जितना हमको चाहिए हम उतना यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो दिस टेल्स अबाउट नियो डिटर्मिनिज्म. उसके बाद आपका जो लास्ट आपका ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है, पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स. आप पॉसिबल वेज आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन आप एनवायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए आप वो पॉसिबल वेज को क्रिएट करने वाले हैं. ठीक है, with not by damaging or causing harm to the environment. okay, so यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा. ठीक है, एट विच प्लेस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC जो हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो लोकेटेड कहाँ पे है आपसे पूछा जा रहा है. ऑप्शंस आपके पास है हैदराबाद, देहरादून, बेंगलोर एंड
महेंद्रगढ़, ठीक है। सो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में आपका NRSC जो है वो लोकेटेड है, ओके। So the next question is, higher proportion of female in intrastate migration in India is caused most appropriately due to, बोल रहे हैं इंट्रास्टेट, दिस इज नॉट इंटरस्टेट, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, सिली मिस्टेक होने की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इंट्रास्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर जो माइग्रेशन होने वाला है, माइग्रेशन किसके बीच में, फीमेल्स के, ठीक है, फीमेल्स का जो माइग्रेशन होने वाला है, तो उसमें से जो आपका करेक्ट कॉज है वो क्या होगा, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, जॉब होता है कि मैरिज होता है, ठीक है। दीज आर योर ऑप्शंस, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब और मैरिज। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन दैट इज योर मैरिज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सेंसस 2011 सेंसस जो है, फीमेल का हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्टेड माइग्रेशन मेल से ज्यादा दिखाई दिया गया है। और मतलब हम लोग अगर कंसीडर करें तो रूरल एरियाज में भी हम लोग देख सकते हैं जो फीमेल्स के बीच में जो फीमेल्स जो माइग्रेट करते हैं वो बेसिकली मैरिज पर्पज से ज्यादा माइग्रेट करते हैं, ओके। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is a push factor for people's migration। so यहाँ पे माइग्रेशन से आपको दो क्वेश्चन बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पीपल्स माइग्रेशन का जो पुश फैक्टर है कि कौन सा आपको एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए आपको फोर्स करते हैं, वो पुश फैक्टर कौन सा है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पीस एंड स्टेबिलिटी होगा, फेवरेबल क्लाइमेट होगा, बेटर जॉब फैसिलिटीज होगा, आपको कौन सा पुश करेगा। जो यहाँ पे पुश फैक्टर होगा वो होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर एक आप जहाँ पे रह रहे हैं अगर उधर आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वहां से आप खुद को क्या करेंगे, पुश करेंगे टू सच एन एरिया जहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल, ओके, most of the people from rural areas migrate to urban areas in search of job, okay, so this is a perfect example of your push factor, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज अ मेंबर नेशन ऑफ विच रीजनल ट्रेड ब्लॉक। सो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रेड ब्लॉक का इंडिया मेंबर है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, आसियान जो हम बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्ता, और फिर यूरोपियन यूनियन। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इंडिया मेंबर कहाँ का है, आपका साफ्ता का है, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following does not apply to people living in slums? जो आप लोगों का स्लम एरिया में लोग रहते हैं उनका उनसे रिलेट ये नहीं करते, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो उनसे रिलेट नहीं करते हैं। वेल पेड वर्कर्स होंगे, स्लम्स में जो रहेंगे वे वेल पेड वर्कर्स होंगे, living in overcrowded areas, okay, we can consider this as one of them, okay, narrow streets in their localities, जो उन लोगों के जो लोकेलिटीज में गलियां होते हैं ना, रास्ते होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद एट हाई हेल्थ रिस्क, और उन लोगों का जो रिस्क है हेल्थ का वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है, वो वल्नरेबल टू डिजीजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई, ठीक है, इसमें से कौन सा रीजन नहीं बोल रहा है। सो यहाँ पे जो आपको दिखता, जो चमकता हुआ आंसर दिख रहा है वो है वेल पेड वर्कर्स। वहां पे जो लोग हैं वे वेल पेड नहीं होते हैं, इसीलिए वो स्लम्स में रहते हैं, ठीक है। वो लोग बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, और उन लोगों का जो स्किल होता है, स्किल लेवल होता है, वो अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लेवल में आप उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स नहीं होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग order on the basis of their population density according to 2011 census report। so last हम लोगों ने जब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, वहां पे भी हमको सेंसस से काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिला था, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट से भी हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन डेंसिटी से यहाँ से भी आ रहा है, तो वो आपका वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन आया था, ये आपको इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, इंडिया लेवल से भी आपको देखने को मिल रहा है। जो क्वेश्चन यहाँ पे है पूछा जा रहा है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब जो हाईएस्ट से लोएस्ट तक आपको इसको सीरियली अरेंज करना है। तो ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। सो आपका जो सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा, तो आपको ध्यान देना चाहिए जो आपका बिहार है,
ठीक है। बिहार जो है उसका जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यहाँ निम्नलिखित में से जो है सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका कितना है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर होगा। ठीक है, ये देखिए आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वेस्ट बंगाल जो है 1029 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश 828 एंड केरला 859। सो आपका जो ऑप्शन है बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश एंड केरला हो जाएगा। सो ये ऑप्शन ए की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, पहले कब कौन सा शुरू हुआ था उस हिसाब से आपको इसको क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, ऑर्डरली उसको अरेंज करना है। तो ऑप्शंस है नोमैडिक हर्डिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। जस्ट focus in these two words. One is primitive, one is intensive. It has a like a huge difference between these two words. Okay, so यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिया गया है उनमें से आपको आप चूज करेंगे। तो कैसे चूज करेंगे, पहले आपको देखना पड़ेगा। सो ये जो है हंटिंग एंड गैदरिंग, सो वेल नोन, ठीक है, हम सबको पता है कि हम लोगों के जो एकदम सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले की बात है, जब ह्यूमंस ओके वी स्टार्ट इवॉल्विंग, हम लोगों ने क्या किया था, हंटिंग एंड गैदरिंग से शुरू किया था। ठीक है, सो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए। ठीक है, ए जो है ये क्या है, नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला बी वाला प्रिमिटिव। एंड जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना, तो वो लास्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू व्हाट, कहाँ पे यूज होता है। मैंने लास्ट टू लास्ट आपका जो पीवाईक्यू डिस्कशन था उसमें मैंने बोला था कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हम तब करते हैं जब हम अपने लिए खेती करते हैं और उस खेती से जो सरप्लस बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं फॉर लाइक गुड अमाउंट। ओके, हम उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो हम एज हमारा इनकम की तरह हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डन फॉर दैट पर्पस। सो ये लास्ट में आ जाएगा, दैट मीन्स ये बहुत रिसेंट हो जाएगा। So the option number C is the correct answer. So the next question is arrange the following urban agglomeration on the basis of their population in the ascending order as per census report 2011. So यहाँ पे पूछा जा रहा है urban agglomeration। ठीक है, जो urban आपका cities है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ascending। ठीक है, जो लोवेस्ट टू हाईएस्ट आपको अरेंज करना है। ओके, एज पर योर सेंसस रिपोर्ट 2011। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट पहले ऑप्शंस देख लेते, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ग्रेटर मुंबई। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट टू, आई रिपीट लोएस्ट टू हाईएस्ट, नॉट, डोंट डू दिस मिस्टेक, हाईएस्ट टू लोएस्ट मत कर दीजिएगा। लोएस्ट कौन सा है, चेन्नई होगा। ठीक है, चेन्नई लोएस्ट होगा। और हाईएस्ट आपका कौन सा होगा, मुंबई होगा। सो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन। सो आपका ग्रेटर मुंबई क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, और जो आपका चेन्नई है वो लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, सी। डी बी में है ये चेन्नई आपका लोएस्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं ग्रेटर मुंबई हाईएस्ट हो जाएगा। सो इसी से आप क्वेश्चन का आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बीच का भी हम लोग देख लेते हैं, कोलकाता, उसके बाद क्या है, दिल्ली है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये नंबर्स, यू कैन सी दिस। And moving on to the next question, if the value of the import is more than the value of a country's export, then it will be called as। क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्ट अगर आपका ज्यादा है किससे, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर आपका इंपोर्ट का वैल्यू ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट के वैल्यू से, तो आप क्या हो गया, आप तो लॉस में चले गए। तो ये क्या होगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, सो द आंसर इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल कब होगा, जब दोनों में बैलेंस रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, जब आपका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से आपको इनकम ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो आपका ऑप्शन आ गया ये गलत आ गया, ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस। तो यहाँ पे आपको एयरलाइंस जो आपका एयरवेज से है उससे क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन से ये क्वेश्चन आ गया है। सो इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका ऑर्डरली या फिर क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस जो आपको अरेंज करने का क्वेश्चन आ रहा है वो ज्यादा देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इन इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन 1911। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट वाज लॉन्च्ड बिटवीन मुंबई एंड थाने। उसके बाद 1947 में एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज एंड 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड। सो आपके पास यहाँ पे ये सीक्वेंस है एंड यू हैव टू अरेंज दिस। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। सी कैसे होगा, देखिए ए जो है यहाँ पे इन इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन 1911। ठीक है, ये पहले हुआ था। उसके बाद आपका सी आ जाएगा 1947 में क्या हुआ था, 4 मेजर कंपनीज के थ्रू ये आपका एयर ट्रांसपोर्ट का विस्तार हुआ था। उसके बाद आपका जो होगा ये हो जाएगा
नहीं, ये क्या हो गया, ए हो गया आपका। हाँ मैंने बोला था ऑप्शन सी करेक्ट, यस यस ठीक ही है। हाँ ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाँ सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ये जो है एयर ट्रांसपोर्ट वाज लॉन्च बिटवीन मुंबई एंड थाने, ये वाला यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखिए आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो यहाँ पे आपका बी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट लॉन्च किसके बीच हुआ था, इलाहाबाद एंड नैनी में, जो आपका लास्ट टू लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, या फिर लास्ट ईयर का मे बी पीवाई की 2022 का जो है उसमें डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन उधर आया था, ठीक है ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, खारिफ सीजन लार्जली कोइंसाइड्स विद द। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खारिफ सीजन जो है वो कौन कौन से यहाँ पे मानसून के साथ कोइंसाइड्स करते हैं, ठीक है, मतलब मिलते हैं या फिर टक्कर करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, फिर साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर और फिर ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि खारिफ सीजन जो इंडिया का है वो साउथ वेस्ट मानसून से क्या करता है, रिलेट करता है। तो खारिफ सीजन स्पेसिफिकली जून से सितंबर के बीच में शुरू होता है, ठीक है, और उस समय में आपका साउथ वेस्ट मानसून उसको क्या करता है, रेन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो प्राइमरी सोर्स बन जाता है फॉर खारिफ सीजन। सो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच रेलवे जोन। सो अगेन यही क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी आया था। सो दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चंस, यू कैन सी, सो यू शुड नो द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कोलकाता जो है आपका किसका, ईस्टर्न ईस्ट सेंट्रल, ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ सेंट्रल। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का कोलकाता हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज बिल्ट। सो ये अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, कौन से ईयर में आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट वाज डेवलप्ड टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। सो यहाँ पे एक ऐसा पोर्ट का नाम आपको पूछा जा रहा है कि चेन्नई पोर्ट का जो लोड है, जो बर्डन है, उसको कम करने के लिए, उसका प्रेशर कम करने के लिए एक नया पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया था। तो उस पोर्ट का नाम क्या था, तो चेन्नई पोर्ट के पास में ही जो आपका पोर्ट देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका टूटीकोरिन पोर्ट, ठीक है, टूटीकोरिन पोर्ट है जो कि चेन्नई पोर्ट का प्रेशर को रिलीज करने के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश्ड द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो ये आपका डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आ गया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ टर्शियरी एक्टिविटी। वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टर्शियरी एक्टिविटी निम्नलिखित में से कौन सा है। सो आपका ट्रेडिंग जो है वो एक टर्शियरी एक्टिविटी होता है, और वहां पे फार्मिंग, वीविंग, यहाँ पे हंटिंग है, ये क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हंटिंग क्या हो जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा, फार्मिंग प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, ये सब प्राइमरी है। एंड ये जो है सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये टर्शियरी हो जाएगा। Next, which one of the following statement about urban agglomeration are correct? So see again question from urban agglomeration. So यहाँ पे आपको statement दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा urban agglomeration का correct characteristics है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, a city and one or more adjoining towns with their outgrowth together forming a contiguous spread, ठीक है, एक सिटी बोल रहे और उसके आसपास जो अगल बगल में टाउन्स है वो एक साथ मिलके क्या करते हैं, एक सिटी का जो है अर्बन उसको हम फैलाते हैं ना, वो फैल जाता है, ठीक है, वो स्प्रेड होता है, कंटीजियस स्प्रेड होता है। फिर बोला जा रहा है कि 2 और मोर कंटीजियस टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ। सो बोला है कि 2 या 2 से ज्यादा जो कंटीजियस टाउन्स है उसका आउटग्रोथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर सी ऑप्शन है, टाउन एंड एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, एक टाउन और उसका जो बाहर की तरफ जो आउटग्रोथ होता है, फैल जाता है वो। फिर सॉरी, चेन्नई इज द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ द इंडिया। सो ये जो ऑप्शन है आपके पास दिया गया है एंड आपको करेक्ट आंसर इसमें से ढूंढने को बोला जा रहा है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक ऐसे सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ्स टुगेदर फॉर्मिंग अ कंटीन्यूअस स्प्रेड। सो कंटीन्यूअस स्प्रेड कैसे फॉर्म होता है, सो एक सिटी एंड उसका जो अगल बगल में जो टाउन्स होते हैं जब वो क्या होते हैं, मिलते हैं और बाहर की तरफ स्प्रेड करते हैं तब कंटीन्यूअस स्प्रेड होता है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा, 2 और मोर कंटीन्यूअस टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ्स। एंड आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स, ठीक है। चेन्नई सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन इंडिया का नहीं है। ओके, दीज आर योर करेक्ट आंसर्स। सो
A person working less than 6 months in a year is grouped into which of the following? So एक इंसान का आपका जो वर्कर का जो आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन इट्स लाइक टाइम पीरियड या फिर वर्क पीरियड, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि एक इंसान का 6 मंथ्स का ईयर का अगर हम लोग 6 मंथ्स का वर्किंग टाइम अगर उसको कंसिडर करेंगे तो वो कौन से वर्कर के अंदर आ जाएंगे? सो ऑप्शन है मेन वर्कर, कल्टीवेटर, लेबरर, मार्जिनल वर्कर्स। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये मार्जिनल वर्कर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 6 मंथ्स और लेस देन 183 डेज, ठीक है, उसका वर्किंग पीरियड होता है। ओके और वो लोग क्या होता है अंडर एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं। उसके बाद which one of the following factors of development of inland waterways are correct? तो inland waterways से रिलेटेड इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट है? सो आपका ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है कि नेविगेबिलिटी विथ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल, कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज, टेरिटोरियल रेन फॉर वाटर सप्लाई। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नेविगेबिलिटी विथ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल मैटर करता है। फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी भी करेक्ट होगा, कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। फिर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा वो भी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज होता है, ठीक है। सो ये है आपका करेक्ट डेफिनेशन एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, यू कैन गो थ्रू दिस, ओके। So the next question is which geographer has defined human geography as the study of changing relation between the unresting band and the unstable earth? So यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जियोग्राफर ने ह्यूमन जियोग्राफी को कैसे डिस्क्राइब किया था? ये करके डिस्क्राइब किया था कि स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशन, ठीक है, वो जो रिलेशन में चेंजेस होता है बिटवीन अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ, तो पृथ्वी और ह्यूमंस दोनों के बीच में जो रिलेशंस का एक्सचेंजेस होता है उसके ऊपर जो स्टडी किया था उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। आंसर आपका रज्जल नहीं है, एलन सैंपल है। यस, शी वाज अ एनवायरमेंटलिस्ट, ओके। सो एनवायरमेंटल जियोग्राफी से रिलेटेड ये उन्होंने बुक भी लिखा था। सो एलन सी सैंपल एक बहुत ही रिनोन्ड नाम है, ठीक है। सो वो डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट पे बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जनरली यूज विच क्राइटेरिया टू डिफाइन अर्बन एरिया? सो अर्बन एरियाज का डेफिनेशन को हम लोग कैसे मतलब कौन से क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए? सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? पॉपुलेशन पैटर्न है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आपका डेफिनेशन से रिलेटेड जो आपका करेक्ट क्राइटेरिया हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पॉपुलेशन साइज, ओके। So the next answer question is different ports and their location. So see यहाँ पे कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कुंडला पोर्ट एंड कोची पोर्ट दिया गया है और उसका लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोलकाता पोर्ट आपका कहाँ पे है? हुगली रिवर में है, ठीक है, कोलकाता पोर्ट आपका हुगली रिवर में है। और आपका जो पारादीप पोर्ट है वो कहाँ पे है? महानदी डेल्टा में है, ठीक है। और आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, कंडला पोर्ट, यस, कंडला पोर्ट आपका कहाँ पे मिल जाएगा? ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाएगा, ठीक है। और आपका जो कोची पोर्ट है वो आपका देखने को मिल जाएगा विंवानड कायल में, ठीक है। सो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। So the next question is quantitative revolution is associated with which approach of the human geography? So ये क्वेश्चन आपका लास्ट टू बैक योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में भी मैंने क्लियर करवाया था। सो इसका वेरी इजी आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का क्या है रिलेशन हमको देखने को मिलता है। So the next question is which union territory of India has the highest literacy rate? So India का जो कौन सा union territory है जिसका literacy rate highest है as per your 2011 census? These questions are as per your 2011 census. So आपका जो आंसर हो जाएगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। The next question is match the list, okay? So यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? हाईवेज का दिया गया है और पूछा गया है कि कौन से लोकेशन में है, ठीक है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टुअर्ड हाईवे, ट्रांसकॉनेरियन हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 7 एंड अफ्रीकन हाईवे। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो कहाँ से क्या मैच करना है आपको देखना पड़ेगा। सो सी द लोकेशंस प्रॉपर्ली, क्या क्या है? एसटी जॉन्स सिटी, वैंकूवर, कन्याकुमारी, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद कोनाक्री, एल्जियर्स, फिर मेलबोर्न एंड डार्विन, ओके। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो मैच कर रहा है आपका मेलबोर्न और डार्विन से, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ड हाईवे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे मैच कर रहा है आपका कोनाक्री एंड एल्जियर्स से। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी नेशनल हाईवे नंबर 7 मैच कर रहा है आपका किससे? वेट, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है आपका 4 से मेलबोर्न डार्विन से, ठीक है। बी आपका मैच कर रहा है, वेट, इट इज नॉट ऑप्शन नंबर
3, बी आपका मैच कर रहा है एसटी जॉन्स सिटी वैंकूवर से, ठीक है। सो बी आपका 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो सी है, आपका सी का हो जाएगा 2, क्यों? नेशनल हाईवे नंबर 7 जो कन्याकुमारी से वाराणसी तक रन करते हैं, उसके ये रूट है। उसके बाद आपका डी जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 से मैच करेगा, कॉर्नर की एंड एल्जर से। यस, अभी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो सी, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। So now next question, which of the following represents the ores of iron? So यहाँ पे आयरन ओर का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो आयरन ओर है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस क्या है? लिग्नाइट एंड हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिग्नाइट, मैग्नेटाइट एंड ब्यूटिमिनस, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। सो ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? आयरन का टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आयरन ओर है एंड किस में आयरन ओर का कंटेंट कम होता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है उसमें आयरन ओर का कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट में, ठीक है। सी, यहाँ पे आपका आयरन ओर का कंटेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, आयरन ऑक्साइड्स मिलता है, ठीक है, और हाई परसेंटेज ऑफ आयरन इसमें होता है, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको रूरल सेटलमेंट पैटर्न दिया गया है, ठीक है, और उसका लोकेशन आपको दिया गया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विद दिस। सो यहाँ पे यू सी, पहला जो है आपका सर्कुलर पैटर्न दिया गया है। सो सर्कुलर पैटर्न किससे मैच करेगा? अराउंड द लेग, करेक्ट, अराउंड द लेग से मैच करेगा ऑब्वियसली, यस। सो उसके बाद आपका टी शेप पैटर्न दिया गया है, टी शेप पैटर्न आपका किससे मैच करेगा? आप देखिए तो टी शेप पैटर्न अराउंड द लेवी, नो, कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल लोड्स, नो, ट्राई जंक्शन, यस, ट्राई जंक्शन, जहां पे एक रास्ता मतलब एक रास्ता जाके एक रास्ते में क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैच कर रहा है, तो वो टी शेप फॉर्म करेगा। सो ये हो जाएगा आपका ट्राई जंक्शन में, ठीक है। ए का 4, बी का 3, उसके बाद लीनियर जो है अलोंग क्या हो जाएगा? लीनियर जो है आपका वो सी का 1 हो जाएगा, वो लीवी के थ्रू, मतलब एक लीनियर पैटर्न ऑफ रोड आपको देखने को मिलेगा। लीवी मतलब एंगमेंट, ठीक है, जो फ्लड प्लेन से बनता है। उसके बाद आपका स्टार शेप पैटर्न में क्या देखने को मिलेगा? कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल रोड्स। सो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया था? ये आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी का बुक है आपका क्लास 12 का, उसमें बहुत ही लाइक बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। वो कौन है? महबूब अल हक, और वो कहां से बिलोंग करते थे? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which institution was formed in 2015 by replacing the planning commission of India? very important question, जी कौन सा आपका 2015 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके कौन सा बना था? सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नीति आयोग है, ठीक है, वो नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, इट इज नोन एज, जब आपका बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा हो जाता है 2 पॉइंट के डिफरेंस में, टाइम डिफरेंस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको डी पॉपुलेशन बोलते हैं। व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट between 2 point of time, it is known as depopulation. No, it is not depopulation, sorry, it is your positive population growth, okay, it is your positive population growth, ठीक है, बर्थ रेट जब बढ़ जाता है, ठीक है। depopulation कब होगा? जब डेथ रेट क्या हो जाएगा? ओल्डर पॉपुलेशन आपका ज्यादा रह जाएगा, ठीक है, आपका जो यंग पॉपुलेशन कम हो जाएगा, ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा रह जाएगा, तब उसको हम डीपॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा, विच वन मीन्स द ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। सो यहाँ पे कौन से ट्रांसपोर्टेशन का जो यहाँ पे दिया गया है वो यूनिडायरेक्शनल वे में है? पाइपलाइन, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट की रोड ट्रांसपोर्ट। सो ये वेरी ऑब्वियस आंसर इज पाइपलाइन, वो यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एयर, वाटर, लैंड और नॉइज पॉल्यूशन दिया गया है और इसका जो सोर्सेस है वो लिस्ट आउट किया गया है, यू हैव टू मैच विद दैट। सो एयर पॉल्यूशन वेरी ऑब्वियसली विल बी रिलेटेड टू which one option? It will be related to the your fossil fuels combustion, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन जो आपका बी है वो वाटर है। वाटर किससे रिलेट करेगा? वाटर करेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 से, जो ऑयल स्प्लिट होता है। ऑयल स्प्लिट कहाँ पे होता है? पानी में होता है, ठीक है। लार्ज शिप्स में जब हम देखते हैं ना ऑयल स्प्लिट होता है, उसमें पानी के ऊपर आग लगा हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है, वो सब आपका वाटर में होता है। फिर ऑप्शन नंबर सी, लैंड पोल्यूशन जो है, लैंड पोल्यूशन आपका किससे रिलेट करेगा? वो आपका ऑप्शन नंबर 2 से, पेस्टिसाइड से। जब एग्रीकल्चर लैंड्स में पेस्टिसाइड यूज किया जाता है और जब वहां पे आपका पानी भर जाता है और बिकॉज ऑफ रेन वाटर द टॉप सॉइल इज इरोडेड, ओके, वाश्ड अवे, सो उसके साथ जो पेस्टिसाइड्स है वो अपने साथ लैंड को क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है मिक्स करके, ठीक है।
उसको ऑप्शन नंबर सी का आपका 2 हो जाएगा। और आपका नॉइस पॉल्यूशन जो है दैट विल बी रिलेटेड विद योर व्हीकल्स प्रोड्यूस करता है नॉइस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। सो जल क्रांति अभियान वाज लॉन्च्ड इन, सो आपका जो जल क्रांति अभियान है वो कौन से साल में लॉन्च किया गया था? सो इसमें ऑप्शन करेक्ट जो आपका है वो 2015-16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनबेरा सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज प्लान्ड बाय, कैनबेरा सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज प्लान्ड बाय वाल्टर बर्ले ग्रिफिन। ठीक है, ये जो है वाल्टर बर्ले ग्रिफिन ने प्लान किया था। और वो कैसे प्लान किया था? ऐसे प्लान किया था कि 3 माउंटेन से वो तीनों साइड से कवर्ड है। माउंट मुगा मुगा फ्रॉम द साउदर्न साइड, एंसलीज फ्रॉम द योर ईस्टर्न साइड एंड ब्लैक माउंटेन फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर दिया गया है, उसको कैरेक्टरिस्टिक से मैच करना है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए का आप देखिए जो इक्विटी है वो आपका मैच कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 से, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इक्विटी मतलब आपके इक्वल राइट्स होने चाहिए, आपका जो अपॉर्चुनिटीज है उसको इक्वली आपको एक्सेस करने का राइट होना चाहिए। फिर आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या है? सस्टेनेबिलिटी। सो सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट किससे मैच करता है? कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिलना चाहिए, मतलब ये कंटिन्यू होना चाहिए। आज का जनरेशन को अपॉर्चुनिटी मिल गया, सो ये अपॉर्चुनिटी आपका कंटिन्यू होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन तक। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, प्रोडक्टिविटी आपसे कहाँ से मैच कर रहा है? कंस्टेंटली एनरिचमेंट ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटी। ठीक है, पीपल का जो एबिलिटी है, ठीक है, पार्टिसिपेशन में, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी से रिलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑप्शन है डी का, एम्पावरमेंट, दैट विल मैच विथ पावर टू मेक चॉइसेस। तो आपका एम्पावर क्या बोलता है कि आपको चॉइस पावर देता है, चॉइस अपना खुद चॉइस चूज करने के लिए आपको वो पावर प्रोवाइड करते हैं। सो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। Next question, arrange the following approaches of human geography in the chronological order. So again यहाँ पे आपको approaches of human geography देखने को मिल रहा है। So आपको chronologically उसको arrange करना है। So आपका lowest to मतलब जो पुराने हैं तो नए, ठीक है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आपको करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन सबसे पहले हुआ था। सो ये आपका बहुत ही लाइक अर्ली स्टेज में हुआ था। तो आप रोमन से, ठीक है, ग्रीक एक्सप्लोरेशन से आप रिलेट कर सकेंगे इसको, जो भी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स में आपको देखने को मिलेगा, माजिद हुसैन का जो बुक है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपका रीजनल एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरियन डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा बिहेवियरल स्कूल का जो आपका इमर्जेंस है वो। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इन्फ्लुएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया गया है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो यहाँ पे माउंटेनियस एंड हिली एरियाज में क्या बोला गया है कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो स्पार्स होते हैं। स्पार्स मतलब कम होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल मेजर सिटीज आर लोकेटेड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन। सो जो हम लोगों के वर्ल्ड के जो मेजर सिटीज है वो फर्टाइल एलुवियल प्लेन में लोकेटेड है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि एरियाज विद कंफर्टेबल क्लाइमेट अट्रैक्ट्स मोर पीपल। जो आपका कंफर्टेबल क्लाइमेट जिस एरियाज में होता है वो एरिया लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं उधर रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट माइनिंग इज द मेन रीजन फॉर इट्स हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये जो आपका कॉपर बेल्ट है ये क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सो बोल रहा है कि ये जो बेल्ट है ये उधर का पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने का एक रीजन है। सो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, ए, सी एंड डी। क्यों? माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स में स्पार्स पॉपुलेशन होता है। एरियाज विद कंफर्टेबल क्लाइमेट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ऑल मेजर सिटीज, सारे मेजर सिटीज एलुवियल प्लेन में, फर्टाइल प्लेन में है, ऐसा कहाँ लिखा गया है? कहाँ बोला गया है कि सब जो मेजर सिटीज है वो एलुवियल प्लेन में ही है? ऐसा नहीं है। ठीक है, सो नॉट ऑल। ओके, सो ये ऑल ऑप्शन, ये जो ऑल वर्ड है ये डाल के ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ पे कटंगा जाम्बिया जो कॉपर बेल्ट है, माइनिंग इज द मेन रीजन ओके फॉर इट्स हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट्स लोकली कॉल्ड पन्ना धानी आर कॉमन इन। सो ये पन्ना धानी जो यूनिट्स है ये कॉमन किस में है, कौन से टाइप ऑफ सेटलमेंट में है? तो यहाँ पे हेमलेटेड सेटलमेंट मतलब जो आपका गांव में होता है ना, एक घर यहाँ पे एक घर और वहां पे, ठीक है, थोड़ा सा 3-4 घर एक साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वह हेमलेटेड। सेमी क्लस्टर्ड जो जिसमें मतलब क्लस्टर्ड होते लेकिन बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा डेंसली वो नहीं होते हैं एक जगह पे, ठीक है। क्लस्टर्ड मतलब यस बहुत ज्यादा क्या है, एक और दूसरा घर एकदम क्या होता है, अगल बगल में होता है, ठीक है, तो उसमें स्पेस कम होता है। सो क्लस्टर्ड मतलब बहुत ज्यादा जिसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मच मोर। डिस्पर्स मतलब दूर दूर, बहुत ही दूर दूर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमलेटेड सेटलमेंट, जो पन्ना या धानी है वो वन काइंड ऑफ हेमलेटेड सेटलमेंट है। सो ऐसे हम राजस्थान या ऐसे इलाकों में ये सेटलमेंट्स देखने को हमको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे जो पैसेज से है। सो अगर आप यहाँ पे पैसेज को पढ़ेंगे देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पेस्टोरल नोमैनिज्म इज अ टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी। वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इवन विदाउट रीडिंग द पैसेज। सो ये जो है आपका प्राइमरी टाइप ऑफ एक्टिविटी है। Okay, next question, which one is not an important region of pastoral nomadism in the world? So यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि pastoral nomadism का एक important region नहीं है कौन सा इसमें से। Western part of North Africa, continent of Mongolia, Tundra region of Asia and Europe, Southwest Africa and island of Madagascar, United States of America and Canada. So among these options, the option number D, United States of America and Canada, is not a correct option for your pastoral nomadism, but rest are, it is related to pastoral nomadism. ठीक है, ये आप जब पढ़ेंगे इसमें आपको ये पार्ट में आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये पार्ट में आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not correct set of livestock of pastoral nomads? So correct set of livestock of pastoral nomads कौन सा है, आप देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ के क्या क्या दिया गया है, ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल, एशियाटिक डेजर्ट शिप्स एंड गोट्स, तिब्बत कैमल्स एंड हॉर्स, आर्टिक एरियाज, रेनडियर्स। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफ यू सर्च हियर देन दिस वन, आंसर नंबर सी, Tibet camel and horse. Let's find it. I think this is here only. Okay, we can find it here only. ठीक है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। सो we are not going deep into the passage. You can read and just identify the answers. So this is your next answer. So without reading also you can identify this. Okay, which tribe is not the part of transhumans in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई डोंट थिंक सो आपको इस पैसेज को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ट्राइब्स अगर आपने पढ़े हैं तो आपको ये आंसर आ जाएगा। सो इनमें से जो आपका नॉट ए पार्ट ऑफ लाइक हिमालयन रेंज, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो पार्ट नहीं है वो आपका कौन सा ट्राइब है, गोंद ट्राइब है। ये आपका इधर नहीं मिलता, ये आपको सेंट्रल या फिर साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैव बीन डिक्रीजिंग एंड ऑपरेटेड एरिया श्रिंकिंग ड्यू टू। नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स क्यों कम हो रहे हैं, उसका क्या रीजंस हो सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस दिया गया है। global warming and shrinking, imposition of political boundary, increasing altitude of Himalaya, peoples are not interested in pastoral activities। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होगा इधर वो हो जाएगा imposition of political boundary। ठीक है, ये बहुत ही खास यहाँ पे रीजन है। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द आइडिया ऑफ राजस्थान कैनल। सो ये यहाँ पे आप पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, देन यू विल आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द आइडिया ऑफ राजस्थान कैनल। सो यहाँ पे राजस्थान कैनल क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन इंडिया, और ये कौन किया था, ये कन्वर सिंह ने आपका ये आइडिया प्रपोज किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following represents the percentage of command area irrigated by lift system? lift system से कितना एरिया आपका क्या किया गया था, इरिगेट किया गया था। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, search for a while, can you find the answer? Which of the following represents the percentage of command area irrigation by lift system? So यहाँ पे if you read the passage, Indira Gandhi Canal, previously known as the Rajasthan Canal, is one of the largest canal system in India, conceived by Kanwar Singh in 1948. The canal project was launched in 31st March 1958. Canal originates in Harike Barrage in Punjab and runs parallel to Pakistan border at an average distance of 40 km in Thar desert of Rajasthan. ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि द टोटल प्लांट लेंथ ऑफ दिस सिस्टम इज 9060 किलोमीटर, कैटरिंग इन द इरिगेशन नीड ऑफ टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 19.63
lakh hectare. One of the total command area, about 70% was envisaged to be irrigated by the flow of the system and raised by. Okay, so ये यहाँ पे आपका आंसर मिल गया. 70% अगर इरिगेशन फ्लो सिस्टम से हो रहा है और बाकी रेस्ट लीव सिस्टम, मतलब 30% आपका लीव सिस्टम से हो रहा है, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट्स कम अंडर द स्टेज 1 ऑफ द कमांड एरिया. सो कमांड एरिया का जो स्टेज 1 है उसमें कौन सा एरिया इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है. ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, गंगानगर है. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल कल्चरल कमांड एरिया ऑफ राजस्थान कैनेल. सो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट. यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था अभी 19.63 लाख हेक्टेयर. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिफ्ट कैनल्स आर लोकेटेड टू. लिफ्ट कैनल्स का लोकेशन मतलब क्यों लिफ्ट कैनल को लोकेट किया जाता है, तो इसको क्या क्यों किया जाता है, ये यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है, अपस्ट्रीम टू बीकानेर नॉर्थ बाउंड्री, डाउनस्ट्रीम टू बीकानेर नॉर्थ बाउंड्री, आउट टू द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन कैनल, ऑन द राइट बैंक ऑफ द मेन कैनल. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम को करने के लिए आ गया है. ये देखिए, वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक द फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड. ठीक है, इन द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन कैनल वाइल द कैनल ऑफ द राइट बैंक इज द मेन कैनल. ओके, तो ये आप देखेंगे तो ये आपको अपस्ट्रीम ऑफ बीकानेर का नॉर्थ बाउंड्री, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, सो दीज वेर योर क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड आई होप यू हैव learned a bit from this, and if you have any kind of doubt or confusions relating to this question, let us know through your comments, and please wait for the next video and stay tuned with us and keep supporting us, and let us know for any feedback or any confusion, just contact us. Okay, so thank you.